डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 4 का हिंदी बुक है, चैप्टर 14, और इस चैप्टर का नाम है वर्षा ऋतु। तो हमारे देश में मुख्यतः 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, ठंड की ऋतु। तो सभी ऋतु अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और सभी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में वर्षा ऋतु के बारे में बतलाया गया है, उससे संबंधित बातें बतलाया गया है। इसलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और उसे जानते हैं। तो चलिए आप लोग साथ में बने रहिए। होली का पर्व मनाने के बाद रामनवमी आई। तो होली जो है साल की शुरुआत जो होती है, वहीं से फागुन के महीना, जिस दिन फागुन का महीना का जब अंत होता है उसी समय होली आ जाती है और उसी के साथ फागुन का महीना का समाप्ति होती है। और उसके बाद रामनवमी फिर आ जाती है। राम जन्म स्मरण करा कर चली गई, तो रामनवमी भी बीत जाती है। बसंत बीतने लगा, बसंत के बाद गर्मी बढ़ गई। फिर गर्मी तो आपका मार्च और अप्रैल से ही काफ़ी गर्मी लगने लगती है। फिर उसके अगले महीने तो गर्मी की छुट्टी हो जाती है स्कूलों में। ग्रीष्म ऋतु में सिर के ऊपर सूर्य चमकने लगा, धरती सूर्य की तीखी किरणों से जलने लगी। काफ़ी गर्मी बढ़ जाती है, लोग गर्मी से बेहाल होने लगते हैं। गंगा का जल घटने लगा, कुएँ और सरोवर का जल सूख चला, धरती में दरार फट गई, पशु पंछी और मानव सभी जल के लिए हाहाकार करने लगे। और सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि सभी त्राही त्राही करने लगते हैं जल के लिए। तो कुओं में भी जल लगभग सूख जाया करती है और छोटे छोटे तालाब जो होते हैं उसमें तो पानी बिल्कुल सूख जाती है। बड़े तालाबों में पानी काफ़ी कम हो जाती है, यहाँ तक कि गंगा का भी पानी घटने लगता है, उसमें भी कम हो जाता है। पेड़ पौधे बोल नहीं सकते, परंतु वे भी जल के लिए व्याकुल हो उठे। सबकी दृष्टि आकाश की ओर लग गई। अब आग बरसाने वाले सूर्य नहीं, जल बरसाने वाले बादलों के दर्शन हो। मतलब अब धूप की आवश्यकता नहीं है, लोगों को ज़रूरत है जल की, बारिश की, पानी की। ज्येष्ठ की पूर्णिमा बीत गई, आषाढ़ के कुछ दिन बीत गए। अब जेठ में तो काफ़ी गर्मी पड़ती है, बैसाख जेठ ये 2 मंथ ऐसे हैं जिसमें काफ़ी गर्मी लगती है। आषाढ़ का कुछ दिन बीत गए, बादल मंडरा कर चले गए। तो उस समय से, आषाढ़ के समय से जो है बादल घूमने लगते हैं, बादल बनने लगते हैं। आद्रा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश हो गया, यह वर्षा का नक्षत्र है। तो इस नक्षत्र को, आद्रा नक्षत्र को वर्षा ऋतु का नक्षत्र माना जाता है, इसमें वर्षा होनी चाहिए। सचमुच बादल बरस गए, तो इस नक्षत्र में बारिश होती ही है। धरती का तापमान घट गया, थोड़ी शीतलता मिली, पर धरती की प्यास पूरे रूप में नहीं मिटी। तो उस समय बारिश शुरू होती है, तो पहले थोड़ी बारिश होती है, तो उससे थोड़ी समस्या कम हो जाती है, तापमान घट जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो कंप्लीट बारिश नहीं है, उससे कंप्लीट राहत मिलने वाला नहीं है। धूप होने पर गर्मी बढ़ जाती है। थोड़ी बारिश हुई, उसके बाद फिर धूप होता है तो फिर और गर्मी लगने लगता है। फिर बादल मंडराने लगते हैं, कभी हवा से बादल उड़ जाते हैं और कभी बादल बरसने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है, तेज़ हवा चलने लगती है तो बादल उड़कर चले जाते हैं दूसरी ओर चले जाते हैं, फिर बारिश नहीं हो पाती है। आद्रा नक्षत्र के चढ़ते ही लोगों में खुशी छा गई। वर्षा होने पर नया जीवन मिलेगा, खेती होगी, अन्न होगा, जीवन आगे बढ़ेगा। इस खुशी में लोग खीर पूड़ी से वर्षा काल का अभिनंदन करने लगे। तो इस नक्षत्र में लोगों में खुशी आ जाती है। उन्हें पता होता है कि बारिश होगी तो खेती होगी, और खेती होगी तो अन्न उपजेगा और जीवन हमारा आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से वर्षा का स्वागत करने का कई अलग तरीके हैं। कई लोग पकवान बनाते हैं, खीर पूड़ी बनाते हैं इस तरह से, और वर्षा का स्वागत करते हैं। और बारिश जब होता है तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेढक उसका विशेष स्वागत करते हैं। वर्षा के बाद मेढकों की आवाज़ काफ़ी सुनाई देती है, खास करके खेतों में रात के समय में काफ़ी मेढकों की आवाज़ आप लोगों को सुनाई देगी। वर्षा नक्षत्र आद्रा का स्वागत करने लगे। सावन आ गया, सर्वत्र जल ही जल दिखाई पड़ने लगा। तो सावन और भादों का महीना सबसे ज़्यादा बारिश का महीना माना जाता है। सर्वत्र जल ही जल दिखाई पड़ने लगा, तो सभी जगह ज़्यादातर जल मतलब पानी ही ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए जल ही जल दिखाई देता है। धरती हरियाली से सुशोभित हो गई, मेघ का गीत गूंजने लगा। आम के उपवन में झूला लग गया, वृंदावन में श्री कृष्ण का झूला तो कदम में लगा था। तो उस समय जब श्री कृष्ण इस धरती पर रहते थे तो उनका झूला कदम के पेड़ पे लगता था, इसीलिए एक इससे संबंधित एक कविता भी है, कदम का पेड़। बचपन में हम लोगों ने इस कविता को पढ़ा है। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो इस कविता को आप देख सकते हैं। अगर आपको बुक्स में नहीं है तो आप मोबाइल पे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, ये कविता आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब पे कई सारी कविताएं, ये कविता कई सारे वीडियो बना होगा इस कविता पर। तो चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पे देखिए बच्चे कितने खुश हैं बारिश में, और घर के बूढ़े बुजुर्ग जो रहते हैं उन लोग भी खुश हो जाते हैं। विशेष करके बारिश का जो महीना है हमारे देश में, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, और बारिश का मंथ जो होता है वो हमारे देश में फसल उपजाने के लिए विशेष महीना है। अगर बारिश ना हो तो हमारे देश में आधा से ज़्यादा फसल नहीं हो पाता है। विज्ञान कहता है कि मानसून हवा से वर्षा होती है। मानसून का अर्थ है ऋतु, मतलब यह है कि ऋतु बदलते ही हवा की प्रकृति और दिशा बदल जाती है। अपना भारत मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। मानसूनी जलवायु का अर्थ हुआ वर्षाकालीन जलवायु। तो मानसून का अर्थ ही है, मानसून मतलब बरसात ही होता है, बरसात। तो यहाँ पे बताया गया है ऋतु मतलब सीजन हो गया। तो इसमें हवा की दिशा बदलती है, और यहाँ का जो है मानसूनी जलवायु के अंतर्गत अपने देश में मतलब हमारे देश में जो है शीतकाल में स्थल से स्थल मतलब ज़मीन से जल की ओर, यानी भारत से भारत सागर मतलब हिंद सागर, हिंद महासागर को ही भारत सागर बोल रहा है, की ओर हवाएं चलती, मतलब इधर से ज़मीन की ओर से सागर की ओर हवाएं चलती। ग्रीष्म में भारत सागर मतलब हिंद महासागर से भारत की ओर हवाएं चलती, मतलब ज़मीन की ओर हवाएं चलती। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को समझने में समस्या होगी, तो इसको थोड़ा सा बार बार पढ़ना होगा। यहाँ पे जो है ये भारत महासागर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंद महासागर ज़्यादा सूटेबल है। तो भारत सागर लिखने का तात्पर्य यह है कि हिंद महासागर को ही भारत सागर कहा जाता है। इस बात को बच्चे ठीक ढंग से समझ लेंगे। तो उधर से जो है महासागर की ओर से हवाएं ज़मीन की ओर चलती है, अतः ये मानसूनी हवाएं कहलाती हैं। तो उधर से जब हवाएं चलती है तो वो काफ़ी नमी वाली हवाएं होती है, मतलब बादल जो बनाती है। इनके वैज्ञानिक कारण है, जब उत्तर भारत में शीतकाल रहता है तब दक्षिण में अधिक ताप होता है। अब समझ लीजिए कि जब अभी ठंड का मौसम है तो दक्षिण भारत में वहाँ पर काफ़ी गर्मी होगी। आप लोग को पता है कि वो सूर्य जो है थोड़ा दक्षिण की ओर दिखने लगता है, तो दक्षिण में तो ज़्यादा गर्मी हो जाएगा ना, तो इसीलिए उधर ज़्यादा गर्मी हो जाती है और उत्तर भारत की ओर ज़्यादा ठंड हो जाती है। इससे हिंद महासागर में न्यून कम दबाव का केंद्र बन जाता है। अधिक गर्मी से हवा हल्की हो जाती है। उत्तर भारत में ठंडक से कम ताप होता है, अतः उत्तर भारत अधिक दबाव का केंद्र बन जाता है। अब यहाँ पे आसानी से 4 क्लास के बच्चे हैं, अब समझ लीजिए कि 4 क्लास के बच्चे हैं, तो ये चीज़ जो है वैज्ञानिक दृष्टि जो यहाँ पे बतलाया जा रहा है वो बच्चों को विशेष अच्छे ढंग से समझ में ना आए, इसकी कोई मतलब आपको समस्या नहीं है अगर नहीं समझ में आता यहाँ पे तो, क्योंकि यहाँ पे बतला रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जब जिधर भी ज़्यादा धूप रहता है, गर्मी रहता है, उधर न्यून मतलब कम दाब वाला क्षेत्र बन जाता है, और जिधर ज़्यादा ठंड रहती है उधर अधिक दाब वाला क्षेत्र बन जाता है। जितना आसान भाषा में यही समझना है, जिधर ज़्यादा गर्मी उधर कम दाब वाला क्षेत्र, और जिधर ठंडा रहता है उधर अधिक दाब वाला क्षेत्र बन जाता है। नियमतः हवा अधिक दाब से कम दाब की क्षेत्र की ओर चलती है। तो ये हवा जो है मतलब जिधर गर्म रहता है उधर की हवा जो है जिधर ठंड है उधर की ओर चलने लगता है। अतः सर्दी की ऋतु में अपने देश में हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। तो यहाँ पे ये सर्दी की समय मतलब ठंड के ऋतु में अभी ज़मीन की ओर से समुद्र की ओर हवाएं चलेंगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, गर्मी के मौसम में सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। कर्क रेखा उत्तर भारत से होकर जाती है गर्मी के मौसम में, मतलब ये सूर्य जो है बिल्कुल बीच में आ जाती है और काफ़ी गर्मी लगता है उस समय, तो इससे उत्तर भारत तपने लगता है। अब उत्तर की ओर काफ़ी गर्मी हो जाती है, अधिक ताप हो जाती है। अधिक ताप से उत्तर भारत न्यून दाब का केंद्र बन जाता है। अब जहाँ पे न्यून दाब मतलब जहाँ पे अभी अधिक दाब था वहाँ पे अब न्यून हो गया, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो गया। इसीलिए दक्षिण में हिंद महासागर के ऊपर कम ताप के कारण उच्च वायु दाब का केंद्र बन जाता है। इससे उच्च से न्यून यानी भारत सागर मतलब हिंद महासागर से उत्तर भारत की ओर हवाएं चलने लगती है। यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से ये समझना है कि गर्म हवा जो होती है वो ठंड हवा की ओर जाती है। तो अभी गर्म हवा जो है उच्च भारत में है और ठंड हवा जो है वो दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारत की हवाएं जो उत्तर भारत की ओर चलने लगती है। ये हवाएं महासागर से आती है, अतः इनमें खूब नमी होती है, इसी से उत्तर भारत में वर्षा होती है। अब वो हवाएं जो आती है महासागर की ओर से उसमें नमी होता है और वो हवाएं काफ़ी बारिश करती है उत्तर भारत की ओर। बादल तो सूर्य के ताप से हिंद महासागर से ही बनते हैं। तो सूर्य के ताप से ही वाष्प बनता है, वेपर बनता है वाटर का, और उसी से बादल बन जाता है। सूर्य की गर्मी से सागर का जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है, बादल बनकर हवा के साथ बंगाल की खाड़ी से होकर असम, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के ऊपर मंडराता है। हम इसका स्वागत करते हैं, यह हमारे स्वागत से हर्षित हो अपना जल हम पर बरसा देता है। तो ये जो बादल बनते हैं इतने जगहों में जो बतलाया गया कि असम, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश पे मंडराता है, तो मंडरा रहा है, इसका मतलब है कि वह इन जगहों में
इन सारे स्टेट्स में जो है वो बारिश करते जाता है। तो हम उसका स्वागत करते हैं और वो हमें बारिश देता है। हम वर्षा की फुहारों में झूम उठते हैं, हम वर्षा के मंगल गीत गुनगुना उठते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई जगहों में बारिश के गीत भी गाए जाते हैं। तो जहाँ नहीं गाए जाते हैं वहाँ के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ पे होता है उन लोगों को पता होता है। और जैसा कि हम लोग बचपन में देखते थे कि खेतों में जब धान रोपने का समय होता है तो धान रोपने में भी गीत गाया जाता है, ताकि जो है काम का पता ना चले, आसानी से काम हो जाए और गीत के गीत भी गा लें। तो इस तरह से कई सारे मौसम के अलग अलग गीत होते हैं जिसे लोकगीत कहा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं। ये चैप्टर तो समाप्त हो गया है और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसमें अभ्यास में ये जो है इसका दिया हुआ है शब्दार्थ यहाँ पे दिया हुआ है। कदम, कदम का पेड़ होता है एक, आप लोग देखे होंगे जहाँ पे होता है, हम लोग की तरफ तो है, और कदम का फल भी होता है, उसे खाया भी जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में लिंग निर्णय करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे ऐसा बतलाना है कि जैसे रामनवमी है तो ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया गया है। जैसे जिन लोगों का बुक होगा तो उन लोगों ने स्कूल में यहाँ पे स्कूल में ही टीचर भरवा दिए हैं। रामनवमी स्त्रीलिंग है, वसंत जो है पुल्लिंग है, किरण स्त्रीलिंग है, जल पुल्लिंग है, दरार स्त्रीलिंग है, पेड़ पौधे पुल्लिंग है, दृष्टि स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर आपको आगे भी मिल जाएगा। यहाँ पे कारक का चिन्ह बतलाया गया है। धरती सूर्य की किरणों से जलने लगी, तो यहाँ पे कर्ता धरती है, दरार यहाँ पे 1 नंबर में दिया गया है। तो यहाँ पे ये कारक जो होता है विशेष रूप से हिंदी व्याकरण में पढ़ाया जाता है। जब इसको आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और समझ ना आए तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि व्याकरण जो है लंबे समय तक पढ़ने का रहता है। आप लोग उसको काफ़ी समय तक पढ़ेंगे तो फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के दे देता हूँ। यहाँ पे है चैप्टर 14 का क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे आप लोग को दे दिया गया है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, रामनवमी स्त्रीलिंग, वसंत पुल्लिंग। तो यहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे, इसको पॉज करके लिख लेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन आंसर बनाकर आप लोग को दिया गया है। वर्षा ऋतु कब आती है? वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है। किस नक्षत्र में वर्षा होती है? आद्रा नक्षत्र में वर्षा होती है। मानसून किसे कहते हैं? वर्षा ऋतु को मानसून कहते हैं। वर्षाकालीन जलवायु कहाँ पैदा होती है? हिंद महासागर में वर्षाकालीन जलवायु पैदा होती है। हम वर्षा का अभिनंदन कैसे करते हैं? खीर पूड़ी खाकर हम वर्षा का अभिनंदन करते हैं। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे।